अभी जो हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे इसमें इन्हीं के टॉपिक्स को पढ़ना है और इसी के कैटेगरी के अनुसार पढ़ना है। जैसे हम लोग जब मैथ्स पढ़ रहे हैं उसको मैंने बांटा है 4 कैटेगरी में, ठीक है। इसमें आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा ना, पूरा सिलेबस क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम को, यानी कि संख्या पद्धति, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? संख्या पद्धति बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। फिर एक होता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। फिर एक पढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज, प्रतिशत, और एक होता है आपका टाइम एंड वर्क। ये 4 टॉपिक में लिखा हूं ना, ये 4 टॉपिक बेसिक टॉपिक्स हैं। इसके अंदर खूब सारे सब टॉपिक्स इसके अंदर समाहित हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनको समझ जाएंगे ना तो इनके अंदर जितने भी कंटेंट आएंगे, जितने भी टॉपिक्स आएंगे, उसको आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या टॉपिक आता है? तो एक आता है इसमें स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। एक इसी में आता है सर्ट्स एंड इंडिसेस, मतलब घातांक और करनी। एक इसी में आता है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। और एक इसी में आता है आपका डेसिमल, यानी कि दशमलव। मतलब नंबर सिस्टम के अंदर आप पढ़ेंगे क्या क्या? वर्गमूल और घनमूल, इसी के अंदर आप घातांक करनी, इसी के अंदर सरलीकरण और इसी के अंदर दशमलव। तो इन पांचों को मिला के बनेगा आपका नंबर सिस्टम। ये पूरा आपका अलजेब्रा है, बीजगणित है, ठीक। फिर अनुपात एवं समानुपात। अनुपात के अंदर आप पढ़ते हैं, एक खुद अनुपात को पढ़ेंगे, इसके अंदर आता है आपका एज, यानी कि आयु। इसी में आता है आपका मिश्रण, यानी कि एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन यानी कि मिश्रण। और इसी में एक आता है पार्टनरशिप, यानी कि साझा, ठीक है, पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक। इसके बाद परसेंटेज जो है उसके अंदर आप पढ़ेंगे एक प्रतिशत को। फिर एक पढ़ेंगे आप इसी में प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि लाभ और हानि। इसी में आप पढ़ेंगे डिस्काउंट, यानी कि छूट। इसी में पढ़ेंगे आप एवरेज, यानी कि औसत। इसी में पढ़ेंगे आप आपका साधारण ब्याज, आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी का मिला हुआ एक भाई होता है, इसको बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में है आपका टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट टॉपिक होता है आपका पाइप एंड सिस्टर्न, मतलब पाइप और टंकी, ठीक। एक होता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय दूरी। एक होता है आपका ट्रेन, रेलगाड़ी। एक होता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये जो मैं लिखा हूं, ये जैसे आप परसेंटेज मान लो समझ गए, सिर्फ परसेंटेज को समझ गए, तो ये 5-6 टॉपिक आपका आराम से बनेगा। क्योंकि परसेंटेज पर ये सब बन जाते हैं ना, केवल परसेंट को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंट बदलने आ गया, वो टॉपिक खत्म, ठीक है। तो देखो ये जो मैं लिखा हूं इतने टॉपिक्स ना, ये सारे आपको इनको समझना है, ऊपर वाले को। फिर जो नीचे वाला है ना वो अपने आप समझ में आ जाता है। ये बेसिक टॉपिक है आपके। अब एक टॉपिक इसमें ऐसा आता है जिसके बिना कोई टॉपिक आप बना नहीं सकते, मतलब वो सब में शामिल है। इसका नाम है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। हर टॉपिक्स में वो आपको मिलेगा, और वो ऐसा मिलेगा कि आप उसको बचपन में पढ़ चुके हैं। एलसीएम निकालने आना चाहिए और एचसीएफ निकालने भी आना चाहिए, मैं बताऊंगा उसको भी, ठीक है। एक एलसीएम एचसीएफ मिलेगा। इसके अलावा एक होता है आपका जियोमेट्री, ज्यामिति। मतलब इन टॉपिक्स का ना, ये टॉपिक्स इंडिविजुअल है, ये किसी पर आधारित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। ज्यामिति किसी पर है क्या डिपेंडेंट? नहीं। तो ज्यामिति आपको एक मिलेगा, ठीक है। हाँ, नहीं, वो अभी लिखूंगा मैं। थर्ड टॉपिक आपका वो होता है मेंसुरेशन, यानी कि क्या? क्षेत्रमिति। ये 2 टाइप में होता है। एक होता है आपका क्षेत्रफल, 2D बोलते हैं, 2 दिशा वाला, लंबाई चौड़ाई। और एक होता है वॉल्यूम, आयतन बोलते हैं, 3 दिशा वाला, 3D होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। इतने टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं किसमें? मेन सिलेबस में। टॉपिक काउंट करो लगभग हो जाएगा 26 टॉपिक, ठीक। 26 टॉपिक को अगर हम इस 60 दिनों के कोर्स में चाहेंगे पूरा करना, तो
असंभव है, मुश्किल नहीं असंभव है। मतलब देखो एकदम क्लियर सी बात है, हमको 60 दिन मिला है, ये क्रैश कोर्स टाइप से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारे टॉपिक्स को पढ़ना उतना उचित नहीं है, हाँ कम पढ़ेंगे लेकिन बम पढ़ेंगे, बोलते हैं ना, वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो आपका नंबर सिस्टम है ना, उसमें इन 5 को मिलाऊंगा, नंबर सिस्टम में ही आप इन 5 को पढ़ लोगे, ठीक है। मैं खूब सारे आपको भर भर के होमवर्क दूंगा, ठीक है। आपके ग्रुप्स में जाएगा मैसेज कि इनको बना लाना, क्वेश्चन बकायदा मैं ही दूंगा आप लोग को, आपको बस उसको प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है। वैसी रेशियो जब हम पढ़ेंगे, पूरा रेशियो पूरा पढ़ेंगे, एज को उसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे एलिगेशन को, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको। इसमें हमको इसको बस नहीं पढ़ना है क्योंकि व्यापम नहीं पूछता है पाई चार्ट, बाकी इन चीज़ों को ना पूरा पूछता है वो, इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। परसेंटेज सबसे मेन होता है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये पूरा अरिथमेटिक का जड़ है, इसको हमको छोड़ना ही नहीं है, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है, इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है, बाकी इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। एलसीएम एचसीएफ का कुछ टॉपिक अनुपात जो आता है, अनुपात वाला, योग वाला, उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बचा आपका ज्योमेट्री, अच्छे से पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति का अभी देखे थे क्वेश्चन आया था मंडी एसआई में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, है ना, तो उन प्रश्नों को छांट छांट के करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे सिलेबस को हमको पढ़ना है, क्लियर। शुरू करूं मैं, चलो ध्यान से सुनना, आपको पूरा पीडीएफ ये जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये सारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चीज़ों को यहाँ रखना है, कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी आप उसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन को करेंगे। अभी मैं आपको शुरू करूँ नंबर सिस्टम को ना, तो बताऊंगा जो थ्योरी को सुनना है और समझना है। उसके बाद जब आप घर पहुँचेंगे तो उन चीज़ों को यहाँ के वीडियो से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ याद रहता है, ठीक है। 60 दिन में अगर आपको एक रफ तौर पर पूरा पढ़ना है तो आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करें। डायली एडिंग नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। चलो, संख्या पद्धति में जो सबसे पहले जो नाम मिला वो मिला संख्या। तो संख्या से समझते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी हम संख्या हमको पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। किसे कहते हैं नेचुरल नंबर? प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से 10 कि 1 से 9 कि 1 से 99 कि 1 से अनंत? चलो अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपने कहा 1 से 9 तक, तो मान लो मैं बोला गया कि इन चेयर्स को काउंट करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 बोलोगे नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं यहीं तक गिनना है? नहीं, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जहां से शुरू करते हैं और जहां तक जाए उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। जहां भी आपको गिनती करना है तो गिनती कहां से शुरू करते हैं हम लोग? 1 से। और कहां तक जाते हैं भाई? जहां तक लोग हैं, जहां तक कुर्सी है, जहां तक आदमी है। तो 1 से 9 नहीं, 1 से 10 नहीं, 1 से 99 नहीं, 1 से अनंत तक की संख्याओं को। समझे? क्या हो गया? थक गया तू? थोड़ा देख, समझेगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं पढ़ाऊंगा ऐसा कि समझ में आएगा। अभी जो चीज मैं बोला समझ में आया? कभी नहीं भूलोगे कि गिनती करने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जहां तक गिनती करना है आपको, तो भाई जहां तक मतलब क्या? जहां तक लोग दिख रहे हैं, जहां तक आपको चेयर दिख रहे हैं। बाराती में आ गए हैं लोग, कितने लोग आए हैं? तो 9 तक गिन छोड़ देंगे क्या? सबको गिनेंगे? हाँ, 400 बाराती आए थे। समझ में आया? तो गिनती जहां से शुरू होती है और जहां तक जाती है। तो गिनती 1 से शुरू होती है और
अनंत तक जाती है। ठीक है, ये होता है कि आपका प्राकृत संख्या। फिर दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या ये क्या होती है? तो प्राकृत संख्याओं में जब हम जीरो को शामिल कर लिए, समझे, प्राकृत संख्या में अगर मैं जीरो शामिल कर लिया, सुनना ध्यान से, इसी से एक प्रश्न अभी मैं दूंगा और इसी का प्रश्न आपके अभी मंडी से में आया भी था थ्योरी से। ठीक है, आजकल जो प्रश्न आता है कथन कारण या फिर जे के एल एम कौन कौन सही है, केवल जे और के, जे के एल एम सभी ऐसा बोल देता है। तो सुनना ध्यान से, प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर दिए तो जो संख्या मिलेगी वो क्या हो जाएगी? आपकी पूर्ण संख्या। हुआ ना शामिल? प्राकृत संख्या थी, एक से अनंत तक उठा दिया यहां पर और जीरो शामिल कर दिया। ठीक, तो इसी में एक चीज पूछूं मैं आपसे, यहां पर मैं और लिख देता हूं ना, ताकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ना। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब लोग सर अगर मैं यहां से देखूंगा सर, यहां से तो ये प्राकृत संख्या है, इसको बस छोड़ दो सर, इतना आपको देखेंगे तो पूरा प्राकृत संख्या है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बोल सकता हूं ना। देखो ना भाई, ये चीज यहां पर है ना, तो मैं बोलूंगा कि सर जितनी प्राकृत संख्या ने, जितनी प्राकृत संख्या, एक है, दो है, तीन है, चार है, अनंत है, ये सारा प्राकृत संख्या है सर, लेकिन किस में आ रहा है? तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण है, कथन सही है। लेकिन क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृत है? नहीं है। समझ में आया? पहला स्टेटमेंट क्या? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। हाँ, कुछ होती हैं, कुछ मतलब देखो ये भी इसमें है, तो कुछ है सर, लेकिन सभी नहीं है। क्लियर हुआ? फिर तीसरा होता है आपका सम संख्या। इसको सब जानते होंगे, इवन नंबर। क्या होता है सम संख्या? जो दो से भाग हो जाए, जो दो से भाग हो जाए। कौन कौन होगा? 2, 4, 6 ऐसा करते करते अनंत। जो दो से भाग हो जाए क्या हो जाएगा आपका? सम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? ऑड नंबर। जो दो से भाग ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा। ठीक है, सम संख्या कहां शुरू होगी? 2 से। विषम संख्या कहां शुरू होगी? 1 से। क्लियर है? अब प्राकृत संख्या जो मैं लिखा हूं यहां पर, प्रत्येक प्राकृत संख्या के मध्य कितने का अंतर होता है? देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या के मध्य कितने का अंतर है? 1 का है ना। आप देखो ना, 1 और 2 के बीच 1 का अंतर, 2, 3 1 का अंतर, 3, 4 1 का अंतर, कहीं भी देखो 56, 57 गिनोगे, 58, 59, 63, 64, सभी के मध्य आपको 1 का ही अंतर मिलेगा। मिलेगा ना। सभी पूर्ण संख्या में कितने का अंतर मिलेगा? यहां भी 1 का ही अंतर है, देखो है 1 का अंतर। सम संख्या में 2 का अंतर मिलेगा, विषम संख्या में 2 का अंतर मिलेगा। समझ में आ रहा है? प्राकृत और पूर्ण में 1-1 का अंतर होता है सर, जबकि सम और विषम में 2-2 का अंतर होता है। क्लियर है बात? कोई भी सम संख्या आप बोलोगे ना, कोई भी सम संख्या आपके मन में जो भी आए, उसके अगली आने वाली संख्या, उसके बाद की आने वाली संख्या ना, उससे 2 ही अधिक होगी। 56 का 58 बोलोगे, 60 के बाद बोलोगे 62, 100 के बाद 102 होगा। समझ रहे हैं? देखो, आजकल के प्रश्न कंसेप्चुअल आते हैं, तो मैं कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अगर सम और विषम के मध्य देखेंगे 2 का अंतर, पूर्ण और प्राकृत के मध्य में 1 का अंतर, तो मान लो मैंने कोई एक प्राकृत संख्या x, मैं बोला कि एक प्राकृत संख्या x है, तो इसके बाद आने वाली प्राकृत संख्या क्या होगी? x+1 होगा। भाई 1 का अंतर है ना, तो इससे 1 बड़ा होगा। x+1 देख लो, दोनों में 1 का अंतर है कि नहीं है? ये कॉमन हो गया, 1 का अंतर हो गया। फिर इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा?
x+2 हो जाएगा, फिर x+3, फिर x+4 हो जाएगा, होगा वैसे। वैसे ही अगर मैं बोलूँ सम संख्या में, एक सम संख्या मान लो मैंने x माना, तो इसके बाद संख्या क्या होगी? x+2 होगा, 2 का अंतर है, फिर होगा ना। विषम संख्या में बोलूंगा कि मान लो मैंने एक संख्या x माना, तो फिर क्या होगा? क्या x+1 लिखूं मैं? क्या x+1 लिखूं? क्यों लिखूंगा सर? यहाँ 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है तो x+2 ही होगा, फिर x+4 ही होगा, फिर x+6 ही होगा। मतलब सम या विषम में सेम सीरीज बनता है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सम में 2 था तो 2 लिखी हो, तो विषम में 1 था तो 1 लिखना था ना, ऐसा नहीं होता, 2 का अंतर होता है, इसलिए 2 का डिफरेंस चलता है। आया समझ में? इसके बाद फिर आता है एक आपका पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक। मतलब क्या? इंटीजर मतलब क्या? जो भी संख्या, जितनी भी संख्या है, मतलब 0 के साथ, देखो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में 10वीं कक्षा में पढ़े हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े होंगे, भले ही कुछ अभी याद नहीं होगा, वहाँ पढ़ते भी नहीं होगे स्कूल में, लेकिन ऐसा कुछ पढ़े होंगे। इधर x तो ये x डैश, ये y तो ये y डैश, ऐसे पढ़े होंगे। ये मूल बिंदु 0, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, बचपन पढ़े थे। तो वही चीजें जो आपको बचपन में पढ़ने को मिला, इन सभी चीजों को शामिल जब हम करते हैं तो बनता है हमारा पूर्णांक संख्या। मतलब -3, इधर अनंत है ना, -2 -1 0 1 2 3 अनंत। मतलब पूरा माइनस ले लो, 0 ले लो और पूरा प्लस ले लो, ठीक है। सभी संख्याओं के समुच्चय को या सेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक बोलते हैं। मतलब माइनस, पूरा संख्या माइनस, पूरा प्लस और 0, ठीक। तो यहां से एक कंसेप्ट और बाहर निकलता है, सर मैं इसको कहीं देखा हूं। किसको देखे हैं? सर मैं इसको देखा हूं। सर ये तो क्या है? हमारा प्राकृत है। सर मैं एक चीज और देखा हूं। क्या देखे हूं? सर मैं इसको भी देखा हूं। ये क्या है? मेरा पूर्ण है। पढ़ा हूं ना? तो बोलूंगा ना सर सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, और सभी पूर्ण संख्या को मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। समझ में आया? फिर एक होता है अभाज्य और एक होता है भाज्य। इसी से संबंधित प्रश्न आया था आपके मंडी एसआई में। उसमें अगर आप देखे होंगे बना हो तो अच्छी बात, नहीं बना हो देखना, अभी मैं समझाऊंगा, थ्योरी बन जाएगा प्रश्न। कैसे? ये होता है प्राइम नंबर ना, ये होता है कंपोजिट नंबर। अभाज्य और भाज्य दोनों में क्या अंतर है? इसमें अ शामिल, इसमें अशामिल। भाज्य का, भाज्य ऐसा साउंड कर रहा होगा, भाज्य मतलब भाग हो जा रहा है ना, भाज्य मतलब भाग हो जाएगा। तो अभाज्य मतलब जो भाग नहीं होगा। होता ना, किसी भी शब्द, किसी भी के नाम के आगे अगर अ शब्द आता है, अ, तो वो उस चीज को हाँ अपोज करता है, मना करता है, नहीं है बोलता है। जैसे अमर, जो मर नहीं सकता। अविनाश, जिसका विनाश नहीं हो सकता। अजय, जिसे जीता नहीं जा सकता। वैसी अभाज्य, जिसको भाग नहीं कर सकते। खत्म। समझे? भाज्य जो भाग हो जाएगा, अभाज्य जो भाग नहीं होगा। तो कौन कौन भाग होगा, कौन कौन भाग नहीं होगा? तो इसकी परिभाषा में आता है कि एक से बड़ी, दोनों में आता है, एक से बड़ी वे संख्या, दोनों के लिए 3 होता है कंडीशंस। जैसे भाज्य जो भाग हो जाए, भाग हो जाए मतलब सबसे भाग हो जाए ना, सबसे भाग हो जाए। सबसे मतलब, तो सर सबसे मतलब जो एक से भाग होगा, जो खुद से भाग होगा, और जो किसी से भी भाग होगा। यही तो होगा ना 3 चीज। जो एक से भाग हो जाए,
जो स्वयं से भाग हो जाए और जो किसी से भी भाग हो जाए वो होगा भाज्य। एक से कौन भाग होता है? सब। दुनिया का कोई भी नंबर को भाग करो एक से होगा, कोई भी नंबर, 105, 109, 103, 3, एक से सब भाग होते हैं। स्वयं से मतलब स्वयं से, अगर आप 7 से भाग करें तो 7 से भाग हो जाए, 15 से करें तो 15 से भाग होना चाहिए, 2 से करें 2 से भाग होना चाहिए। और किसी अन्य से मतलब कोई नंबर, जैसे मान लो मैं बोला हूं 15 को भाग करो सॉरी, तो 15 को 1 से भाग करो, 15 को खुद से भाग करो, और 15 को किसी और से, मतलब 15 को 2 से कर सकते हो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से कर सकते हैं। किसी और से भाग करना मतलब किसी और से भाग करना। और अभाज्य में बोलता है सेम इसी तीन चीजों को, एक से, स्वयं से, किसी अन्य से। तो एक से भाग हो, स्वयं से, और किसी अन्य से ना हो, किसी अन्य से ना हो। ठीक, समझना, एक से और स्वयं से तो सब भाग होंगे ना, रह गई किसी और की बात। तो किसी और से भाग होने का मतलब कोई नंबर को आप अलग अलग संख्याओं से भाग करके देखो, मतलब किसी अन्य से भाग करके देख लें आप। तो मान लो मैं लिखा हूं यहां एक से बड़ी, तो एक से बड़ी में एक शामिल है क्या? सोचो, मेरे से बड़ा एक भाई है, मेरे से बड़ा मतलब मैं नहीं हूं बड़ा, मेरे से बड़ा है, तो मैं शामिल हुआ क्या? नहीं। तो एक से बड़ी, तो क्या एक शामिल हुआ? नहीं। इसीलिए एक न है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। प्रश्न में आया था मंडी सही में, ठीक है। एक जो है वो भाज्य संख्या होती है, नहीं होती है। एक तो भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। तो एक क्या है? तो सर अभी पढ़े थे, एक तो सर एक प्राकृत है ना, प्राकृत। एक पूर्ण भी है सर, एक पूर्णांक भी है सर, एक इधर पढ़े हम लोग, एक विषम भी है सर, एक इन ये सब है सर, लेकिन एक जो है भाज्य अभाज्य नहीं है, ठीक है। इन चीजों को याद रखना, दिमाग में काम आएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया, हटाओ, एक कुछ नहीं है। फिर आगे गिनती में 2 आता है, 2 को भाग करो, 2 1 से होगा, 2 1 से भाग होगा ना, 2 स्वयं से होगा, स्वयं से होगा ना, 2 एकम 2, स्वयं से सब होंगे, सब। कोई भी नंबर को आप खुद से भाग करो, भाग होगा, एक बार में होगा ना, ठीक। तो 2 स्वयं से भाग होगा, तो 2 1 से हो गया, 2 स्वयं से हो गया। 2 किसी और से भाग होगा, 2 को भाग करो 3 से, 2 को भाग करो 4 से, 5 से, कैसे होगा? तो बड़ा संख्या हो गया। तो 2 1 से हुआ, स्वयं से हुआ, किसी और से हुआ, तो कौन सा फॉलो कर रहा है? इसको फॉलो किया, किसको फॉलो किया? एक से भाग होना चाहिए, स्वयं से होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। तो किसी और से नहीं हुआ, तो 2 क्या हो जाएगा आपका? समझ में आया है ना? क्योंकि भाई ये तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं किया है, 2 को किया है, 1 को नहीं किया, 2 किया है, 1 को नहीं किया, तो यहां आ जाएगा। फिर करेंगे 3, 1 से भाग होगा, होगा, स्वयं से होगा, होगा, किसी और से होगा, नहीं होगा, तो कहां जाएगा ये भी? समझ में आया? 4 1 से होगा, स्वयं से होगा, किसी और से होगा, होगा ना, 2 से, 2 दूना 4, तो कहां जाएगा? समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? अभाज्य 2 से शुरू होता है और भाज्य 4 से होता है। समझ में आया? हम एग्जाम क्या करते हैं, पूछ दिया भाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होता है, हम सोचते हैं यार भाज्य मतलब भाग हो जाए, और 2 तो सम संख्या, तो भाग तो होगा ही, तो हम 2 मार देते हैं। ये सरासर गलत है। 2 क्या है? अभाज्य। इसके साथ इसकी एक और क्वालिटी है कि 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। ये भी स्टेटमेंट में था आपके मंडी सही में कि सभी सम संख्याएं
भाज्य अभाज्य संख्या होती है क्या? केवल एक संख्या होता है, सब नहीं होते। समझ में आ रहा है? दुनिया का एकमात्र संख्या है दुनिया का जो सम भी है और अभाज्य भी। इसके अलावा कोई संख्या सम हो और अभाज्य हो ऐसा होगा ही नहीं। समझ में आया? पहला प्रश्न क्या आएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? 2। ठीक। भाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? 4 से। ये प्रश्न एग्जाम में आता है ना, ध्यान रखना। क्लियर है बात? अब इसके आगे एक होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। एक होता है अपरिमेय संख्या, यहां पर लिख देता हूं, ये परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं सर? जिसको आप भिन्न में लिख लो, अंश और हर में, न्यूमरेटर और, ठीक है। P मतलब आपका ये अंश हो गया, ऊपर वाला अंश है ना, नीचे वाला हर है। तो सर जिसको P/Q के रूप में लिखेंगे वो परिमेय संख्या। एक कंडीशन क्या? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 ना हो, नीचे में हर 0 ना हो, हर 1 हो जाए, 5, 10, 15, -2, -4 कुछ भी हो जाए, 0 बस मत हो। ठीक है। अरे कहाँ गया? कैसे दोनों मिक्स हो गए, गणित और हिंदी। अरे कुछ कॉपी हो गया क्या? मिटा दो इसको। मैं लिख रहा था परिमेय और अपरिमेय। परिमेय मतलब जिसको P/Q के रूप में लिखें और Q का मान 0 ना हो। तो एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है P/Q के फॉर्म में? हाँ, 1/2, 1/3 और बोलो, सब बोलो, कितना और क्या लिखूं? हाँ बहुत सारा। क्या क्या दुनिया का कोई भी नंबर। सर मेरा मन कर सर 1005/2017 मेरा फेवरेट नंबर है सर, तो ठीक है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी संख्या जो अंश और हर में हो, लेकिन मैं बोलूं कि 6 है, तो ये परिमेय है कि नहीं? नीचे में कुछ नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसका तो 1 होता है ना। वचन पढ़े होंगे ना, नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या? 1 है, और 1 है दिख नहीं रहा, लिखा नहीं है, लेकिन है, मानते हैं, तो नीचे में 1 है मतलब अंश और हर बन गया ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय होता है। समझे? मैं आपको बता रहा हूं स्टेटमेंट JKLM वाला। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है? परिमेय होता है। कुछ बोलो, 6, 2, 8, 10, 15, 5, कुछ बोलो, सब परिमेय। ठीक। इसके बाद मैं बोला सर √64 क्या होगा? फिर ऐसे रूट लगा देते हैं, रूट लगा दिए तो रूट लगा है, लेकिन जो अंदर संख्या लिखी है वो कंप्लीट पूर्ण वर्ग हो, कंप्लीट स्क्वायर रूट हो। यह ना, ये किसका है? तो अगर ये कंप्लीट है परिमेय है। क्यों? इसकी वैल्यू 8 है, 8 मतलब 8/1 हुआ प्राकृत, तो हुआ परिमेय। क्लियर? सर मैं लिख दिया सर 3.14, तो क्या ये परिमेय है? अभी नहीं सर, लेकिन पॉइंट हटे क्या आ जाएगा? बना सर, है परिमेय। समझ में आ रहा है? सर 10/3 बिल्कुल है, होगा ना? सर 22/7 बिल्कुल है। तो यही कहानी आती है इस 22/7 की। 22/7 किसकी वैल्यू होती है? और 3.14 है ना, बचपन पढ़े होंगे ना। 3 पाई का मान इतना रखने पर
तो पाई का ये वैल्यू अंश और हर में है, परिमेय है। पाई की ये वैल्यू, पॉइंट हटाओ नीचे में आ जाएगा 100, परिमेय है। तो पाई भी क्या होना चाहिए, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। कारण, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पाई का मान अपरिमेय में काउंट क्यों होता है जबकि ये दोनों परिमेय है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपका 22/7 जो जब पाई की मान निकाली गई तो 22/7 आया, इसको भाग दिए तो भाग देने के बाद 3.1428576 के बाद संख्याएं कंटिन्यू आ रही थी, भाग नहीं हो रहा था। और भाग नहीं हो रहा था तो वहां पर डॉट 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 लगा क्या कर दिए, छोड़ दिए। रिपीट नहीं हुआ ना, रिपीट नहीं हुआ। रिपीट होना मतलब 6 के बाद फिर से ये आ गए, रिपीट नहीं हुआ, अलग अलग संख्या आ रही थी, अलग अलग संख्या। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसको एक काम करो, पॉइंट को हटाओ और नीचे में लगाओ 0, तो लगेगा क्या, कट लगेगा बहुत सारा। तो कैसे लिखेंगे, कभी एक के बाद बहुत 0 कभी लिख पाएंगे क्या नीचे में? क्या नीचे में आप इसको अंश और हर के रूप में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो जिसको हम लोग अंश और हर के रूप में लिख पाते हैं वो परिमेय होता है, और जिसको हम लोग अंश और हर के रूप में नहीं लिख पाते वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसीलिए पाई क्या है, अपरिमेय, क्योंकि यहां पर अशांत बिंदु है, ठीक है, अशांत दशमलव बोलते हैं इसको, वो आ रहा है कंटिन्यू, डॉट 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 अनंत तक आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पाई क्या है, अपरिमेय। लेकिन सर हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि सर जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर करता हूँ, अगर मैं 10 को 3 से भाग करूँ ना सर, तो ये 3.33333 कई बार आता है सर, आता है। तो सर इसको हम लोग ना ऐसा पढ़े बचपन, जो जब बहुत बार आता है तो बार लगा दो ऊपर में, पढ़े होंगे ऐसी बचपन में कि बहुत बार आया तो बार लगा दिए। तो सर ये और ये एक ही है क्या? तो एक नहीं है। क्यों सर? यहाँ एक ही नंबर बार बार आ रहा था, या तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो यहां पर हम लोग बार लगा सकते हैं, लेकिन वहां बार, और बार लगा है मतलब हल हो सकता है, इसीलिए बार वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। समझ में आया? बार लगा है तो परिमेय है, लेकिन बार नहीं लगा है तो ऐसा समझ में। इन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं पूरा 1 घंटा में, ठीक। आज कितने देर में पढ़ दिए? थोड़ा सा फास्ट किए हैं, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? इसी को मैं एक चार्ट पे बना के देता हूं आप लोग को। चार्ट मतलब ऐसा, वेन आरेख बोलते हैं इसको। अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग ऐड करेगा ना, मेरे ख्याल से रीजनिंग होगा 10 नंबर का, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, कल शुरू कर देंगे रीजनिंग को अपन। सिलेबस कहाँ है? दिखा सिलेबस एक बार, देखो एक बार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग ये पढ़े हैं, जितनी प्राकृत संख्या होती है वो सब क्या होता है, पूर्ण होता है ना, होता है। और सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक। हाँ एक सेकेंड। और जितनी भी संख्या होती है ये सब क्या है आपकी, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसको बना लो। इसको कौन दिया? नहीं ऑफिशियल में है। पहले जो ये डाला था ना वो खुद से बनाया था, और ये वो ऑफिशियल है अभी डाले हैं। जो एग्जाम डेट आया था उसके बाद में पूरा सबका प्रश्न डाला है।
गवर्नमेंट के साइट में लिखा हुआ था। हाँ हाँ, उसी से निकाला है। इन्हीं का स्क्रीनशॉट डाल रखा हूँ जो 3-4 महीने पहले डाला था, वो डिफरेंस था, ये अभी का है। तो जो पढ़ तो है संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली, दशमलव प्रणाली, भिन्न। मैथ का जो सामने बताया ना, सब चीज वही है। इसीलिए लास्ट में जो मैं पूछा ना त्रिभुज वाला, सब जो आप एक वाई देखो, सब सेम टू सेम। हाँ वो रहेगा ना। सिलेबस क्या है देखो, सिलेबस कॉमन रहता है, कुछ कुछ को हटाते हैं, बाकी चीज़ों को रहने देते हैं। तो मैं इसलिए कुछ की चीज़ें हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ मेन चीज़ों को, बाकी वो हटा देंगे जो हटाया था हमें। ठीक है, वो अपना प्योर पीएससी और प्योर व्यापम है। ऐसे क्यों जो ना फार्मूला सूत्र है ना, उसी को बना बना के दे रहे हैं अभी भी 3 एग्जाम हो गया। हाँ अभी बताऊँगा ना मैं। हाँ वही जो आपको हम लोग जितना भी हम लोग क्लास लेते हैं ना, जो भी एग्ज़ाम के तहत पूरा एनालिसिस बेस्ड रहता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर को देख करके, प्रीवियस ईयर में जैसे हम लोग 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 10 साल का अनुभव इस फील्ड में बहुत होता है। इसको ज्वाइन करने का मेरा पर्पस वही है, 60 दिन में जो आप करवाएंगे। हाँ बस वही। रणनीति बनाए थे कुछ में। हाँ अपन देखो क्या है, 60 दिन में आपको ख़त्म करना है। मैं शुरू से पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम, तो ख़त्म कभी नहीं होगा, है कि नहीं, है ना। मैं ये चाहूँगा कि आपके यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। अच्छा, मैं आप लोग को किसी को बताया था कि हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को मैं रात को 8 बजे से लाइव क्लास लूँगा। टॉप 30 मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, टॉप 30 एमसीक्यू रहेंगे। कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में 30 प्रश्न अपन कर ले। वो पूरा रहेगा ना, पूरा मैथ्स रहेगा, ऐसा नहीं कि केवल इसी टॉपिक का, पूरा मैथ्स रहेगा। पूरा सेट दूंगा मैं आपको कि ये प्रश्न संभावित हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो अलग तैयारी है आपका, रात को 8 बजे, बुधवार और शनिवार को। ठीक है, तो उस दिन जुड़ना है आप लोग को अलग से। अभी जो हाँ कल बुधवार से, तो ये जो है ये आप लोग अलग पढ़ोगे और वो साथ में अलग पढ़ोगे, मतलब जितना हो सके हम आपको देंगे। ठीक है, चलो इसी समझ में आया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आता है क्वेश्चन आपका योग वाला, जिससे प्रश्न पूछता है योग मतलब जितनी संख्या पढ़े हो, जितनी भी संख्या, इन संख्याओं के योग से, संख्याओं के योग का क्वेश्चन आता है। अब देखो संख्याओं का योग में एक चीज याद रखना कि कभी भी आप उन प्रश्नों को जो आपको देगा ना, उसमें जो सीरीज बनता है, सीरीज मतलब 1 से 10 तक, 1 से 20, 1 से 50, 1 से 100। ठीक है, सीरीज के मध्य अंतर एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए तब। ठीक है, योग के प्रश्न की सीरीज के मध्य अंतर एक समान होना चाहिए। और ये याद रखना है कि हमको पढ़ना है उसको एक ही फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू एन। एन मतलब कितनी संख्या लिखी गई है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो मैंने बोल दिया कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले इसका क्या बनाना है, सीरीज की प्राकृत संख्या। अच्छा, प्रथम और लगातार में अंतर है कि नहीं है, लगातार 10 और प्रथम 10 में अंतर है। मैं बोलूँगा प्रथम 10 लोग आओ, तो फर्स्ट टर्म यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 ये 10, प्रथम 10 लोग आ जाएंगे। लेकिन मैं बोलूँगा लगातार 10 लोग आओ, तो कहीं से भी लेकिन कंटिन्यू 10 होने चाहिए, समझे। तो सबसे पहली बात, प्रथम मतलब शुरू से लेंगे, 10 संख्या लेंगे जो कैसी हो, प्राकृत हो। तो अब आपको प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्रथम संख्या क्या होगा प्राकृत का, ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको सिखाया परिभाषा कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 से। तो 1 2 3 कहाँ तक, तो बोला कि इनको क्या करना है,
तो या तो जोड़ लो 1 + 2 + 3 + 4 करते करते, लेकिन इसी को कर दूंगा 100 तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया कि योग का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 × n। तो इस सीरीज का फर्स्ट क्या हो गया, लास्ट क्या हो गया, बाई क्या हो गया, इंटू n। कितनी संख्या है, 10 संख्या है। 10 से कितना हो गया, 11 बटे इंटू 2 पंचे 11 पंचे। ठीक, ये फॉर्मूला जो मैं लिखा था ये इतना खतरनाक है कि इसके अलावा दूसरे किसी फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं होगी, चाहे वो प्राकृत बोले, पूर्ण बोले, सम बोले, विषम बोले, अभाज्य बोले, कुछ बोले, ऐसा बना देता है। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है जो बाकी जगह मिलेगा आपको, क्या, n × n + 1/2। ये कब करना है, जब प्राकृत होगा। फिर n × n + 1, ये कब करना है, जब सम होगा। फिर n², ये कब करना है, जब विषम होगा। अरे भाई कितनी बार करूंगा, कितना सारा रटूंगा, प्राकृत के लिए अलग रटूंगा, सम के लिए अलग रटूंगा, विषम के लिए अलग रटूंगा। 3 तो रटना पड़ रहा है, और यहां पर एक ठो से काम हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा मेरे साथ, फिर मिक्स हो गया ना। ये तो बैग है क्या, ये वाला, पूरा मिला दिया नहीं, खैर हटाओ। समझे मैं क्या बोला, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या, दिमाग में एक ही बार डालना ना, आपको 60 दिन में रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। योग वाले के लिए फर्स्ट, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 × n। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको पूछेगा प्राकृत संख्या के योग का फार्मूला क्या होगा, n × n + 1/2 होगा। सम संख्या के योग का फार्मूला क्या होगा, तो n × n + 1 होगा। विषम वाला का क्या होगा, तो n² होगा। स्टेटमेंट वाला दे दिया ना, JKLM। ठीक, इसमें 2 गाय पर किस में लगा दिया, इसको n² + 1 कर दिया, कैसे करोगे। तो इसी क्रम में एक और याद रखना है, क्या, वर्गों का योग क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6। समझा, फिर आ गया ये, हिंदी बहुत पसंद आया क्या आप लोग को, बाबर आचार्य सामने में मेरे को पढ़ो करके, कैसे करें। ऐसे सही है नहीं, याद रहेगा क्या था, n × n + 1/2। दूसरा क्या था, n × n + 1। तीसरा, चौथा n × n + 1 2n + 1/6 6। ठीक है, घनों का योग, ये क्या था, वर्गों का योग। एक पढ़ेंगे क्या, घनों का योग क्या होता है, n × n + 1/2 पूरे का स्क्वायर। ठीक, क्लियर है भाई। तो इतना सारा आप आज पढ़े हो, केवल किसके बारे में, नंबर्स के बारे में। मैंने अभी आपको एक भी प्रश्न नहीं करवाया है, लेकिन हाँ, अगर प्रश्न आपके कंसेप्ट से आएगा
आप बना डालोगे, बन जाएगा ना। कोई भी सम विषम प्राकृत अपराकृत आपका पूर्णांक कुछ भी आए बना लोगे। योग का पूछेगा बना लोगे। आ रहा कॉन्फिडेंस? जब तक खुद के कॉन्फिडेंस को जगाओगे नहीं बनेगा। और विश्वास करना मेरे ऊपर। 40 नंबर आपके सिलेबस में है, 25 और 15, ठीक है, उसको आप आराम से पाओगे ना। 40 में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे 30 तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक, एक टॉपिक पर पढ़ते हैं मैथ्स का ये नंबर सिस्टम, फिर कम से कम 4 टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का। ठीक, पूरा पढ़ोगे आप पीपीटी के माध्यम से रीजनिंग को, क्योंकि उसके क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। मैं लिखवाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। पूरा पीपीटी बना रहेगा, क्वेश्चन देखना है, नंबर डालना है, क्वेश्चन लिखना नहीं है, नंबर डालना है, फटाक से बनाना है। हाँ, पूरा प्रैक्टिस रहेगा वो। क्वेश्चन देखो बनाओ, क्वेश्चन देखो बनाओ, क्वेश्चन देखो। कम से कम एक दिन में प्रयास करेंगे कि 25 से 30 प्रश्न अपना हो जाए। ठीक, बन जाएगा। चले चले, थैंक यू।